हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम एक नया इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। एक नया इम्पॉर्टेंट प्ले स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ऑल माय सन्स, रिटन बाय आर्थर मिलर। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्ले है, तो कीप वॉचिंग। ओके, आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इसका जो समरी है, जो स्टोरी है, वो सिर्फ पढ़ेंगे, वो सिर्फ मैं डिस्कस करूँगी। तो बाकी का जो डिटेल्ड एक्ट वाइज समरी या फिर कोई नोट्स का अगर ज़रूरत होता है तो मैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में ग्रेजुअली डाल दूँगी। ओके, सो कीप वॉचिंग। अगर आप टुडेज़ वीडियो, अगर आप आज का जो वीडियो है, आज का जो समरी है, वो अगर आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे तो जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए, आप आसानी से आपकी लैंग्वेज में आंसर कर सकते हैं। ओके, सो कीप वॉचिंग। ओके, तो ऑल माई सन्स प्ले का जो नाम है वो है ऑल माई सन्स। किसने लिखा है? आर्थर मिलर। तो आर्थर मिलर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आर्थर मिलर अमेरिकन प्ले राइट थे, जिसका फर्स्ट प्ले था द मैन हु हैड ऑल द लक। द मैन हु हैड ऑल द लक। तो ये जो इसका फर्स्ट प्ले था, ये जब पब्लिश हुआ, इसका फर्स्ट प्ले, आर्थर मिलर का फर्स्ट प्ले द मैन हु हैड ऑल द लक, ये जो प्ले था वो टोटली फ्लॉप हो गया था। तो इसके बाद उसका जो सेकंड प्ले है ऑल माई सन्स, ये लिखने के समय आर्थर मिलर ने डिसाइड किए थे कि अगर उसका सेकंड प्ले ऑल माई सन्स भी इसके तरह, फर्स्ट प्ले के तरह ही फ्लॉप करते हैं तो वो उनका प्रोफेशन बदल देंगे। लेकिन ऑल माई सन्स जब लिखा गया था, मतलब ऑल माई सन्स का जो रिटन टाइम है, द ईयर 1946 में ऑल माई सन्स लिखा गया था। ये इसका जो टाइम पीरियड, जिस टाइम के ऊपर बेस करके ऑल माई सन्स लिखा गया है, वो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे ऑल माई सन्स लिखा गया था। तो ये लिखने के बाद 1946 में लिखने के बाद 1947 का 29 जनवरी में इसका जो फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ, एक एज ए थिएटर, एक हॉल में, फर्स्ट एक स्टेज में इनका फर्स्ट परफॉर्मेंस हुआ। तो इसके बाद ही ये जो ऑल माई सन्स है ये बहुत ही फेमस हुआ, सुपर हिट हुआ, और इसके बाद से आर्थर मिलर का जो ज़िंदगी है वो पूरा बदल गया था। तो ऑल माई सन्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही फेमस एक अमेरिकन प्ले है। ठीक है, अभी हम सीधा इसके समरी में, इसका जो स्टोरी है इसमें आते हैं। तो ऑल माई सन्स जो प्ले है, वो प्ले का जो सेटिंग हुआ है वो है यूके में। यूके में इसका सेटिंग हो रहा है। तो प्ले का जो फर्स्ट ओपनिंग सीन है वो कहाँ पे हो रहा है? केलर रेसिडेंस में। जिस फैमिली का स्टोरी को यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे दिखाया गया है, लिखा गया है, वो फैमिली का नाम है केलर फैमिली। यहाँ पे देखो, केलर फैमिली का एक फैमिली चार्ट मैं रेडी किया हूँ। तो केलर फैमिली का जो जहाँ पे केलर फैमिली रहते हैं उसका नाम है केलर रेसिडेंस। केलर रेसिडेंस एक बहुत ही खूबसूरत एक रेसिडेंस है, जिसका एक बहुत ही खूबसूरत बागीचे है। तो वहाँ पे जो केलर है, केलर फैमिली का हेड जो केलर होते हैं, और यहाँ पे हम लोगों का मेन कैरेक्टर भी जो केलर होते हैं, जिसका एज है 60 के आसपास जिसका एज है, और इसका एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होता है, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिफेंस का सामान मैन्युफैक्चर करते हैं। युद्ध विमान का जो इंजिन्स है वो मैन्युफैक्चर करते हैं जो केलर, जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ओन करते हैं। तो ये एक 60 एज का मतलब इसका जो एज है वो 60 है, आसपास 60 का, और जो केलर का एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, और ये केलर फैमिली का हेड होते हैं। तो जो केलर रेसिडेंस का जो बगीचे है वहाँ पे बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। और केट केलर है इसका वाइफ, जो केलर का वाइफ केट केलर है। केट केलर केलर रेसिडेंस के बगीचे में इनका जो दो सन्स हैं, उनका जो बच्चे हैं, दो चिल्ड्रन हैं, उनके ख्याल में उनके ही बारे में थिंक कर रहे हैं। तो जो केलर और केट केलर का दो बेटे हैं, वो चिल्ड्रन तो नहीं है लेकिन वो बेटे हैं।
तो लैरी केलर और क्रिस केलर, लैरी केलर इसका एल्डर सन है और क्रिस केलर यंगर सन है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दोनों ही एज एन आर्मी ज्वाइन किए थे वॉर में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लैरी केलर, जो इन दोनों का जो एल्डर सन है लैरी केलर, वो मतलब मर गया था, मतलब डेथ हो गया था इनका। 3 साल से इनका ये लापता थे और ये बात सभी को पता चल गया था कि ये 3 साल से लापता है, तो इसलिए पूरे वर्ल्ड के लिए लैरी केलर का डेथ हो गया था और क्रिस केलर बच गए थे। क्रिस केलर इन दोनों का यंगर सन है, क्रिस केलर बच गए थे और अभी क्रिस केलर जो केलर का मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जूनियर असिस्टेंट में काम करते हैं, जूनियर असिस्टेंट की तरह काम करते हैं। ओके, तो ये हो गया केलर फैमिली का जो फैमिली चार्ट है। तो केलर फैमिली के अलावा और एक फैमिली हमको यहाँ पे पढ़ना होगा। कौन है? स्टीव डीवर। स्टीव डीवर कौन है? जो केलर का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे उनका पार्टनरशिप में स्टीव डीवर काम करते थे। मतलब जो केलर और स्टीव डीवर का पार्टनरशिप कंपनी था वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो स्टीव डीवर का एक बेटी थे एन डीवर और एक बेटे थे जॉर्ज डीवर। तो एन डीवर जो था वो लैरी केलर का लवर था, लैरी केलर का गर्लफ्रेंड था एन डीवर, और ये पूरा केलर फैमिली को पता था। लैरी केलर का गर्लफ्रेंड था एन डीवर और उसका जो पिता है स्टीव डीवर, वो लैरी का पिता जो केलर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का पार्टनरशिप में, इन दोनों का पार्टनरशिप में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थे। तो इसका एन डीवर का भाई है जॉर्ज डीवर जो स्टीव डीवर का बेटे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। साइड कैरेक्टर्स और भी है, वो मैं स्टोरी को बताने के बाद बता रही हूँ। तो ओपनिंग सीन जैसे कि मैं बताया कि जो केलर फैमिली का हेड जो केलर रेसिडेंस की बगीचे में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और उनका वाइफ केट केलर रेसिडेंस के बगीचे में उनका जो दोनों बेटे हैं इनके बारे में सोच रहे हैं। तो लैरी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लैरी का डेथ हो गया था। तो ये पूरे सबको पता था कि लैरी का डेथ हो गया है, लेकिन सिर्फ इनका माँ केट केलर के लिए ये जीवित थे। मतलब केट केलर का स्थिर विश्वास थे कि उनका जो बेटा लैरी वो ज़िंदा है, अभी तक वो मरा नहीं है, वो ज़िंदा है, वो कभी लौट के ज़रूर वापस आएंगे, ये केट का विश्वास था। क्यों केट का विश्वास था? यहाँ पे एक साइड कैरेक्टर आ रहे हैं। नंबर 1, मिस्टर एंड मिसेस लुबे। ये है साइड कैरेक्टर्स। मिस्टर एंड मिसेस लुबे इनका केलर रेसिडेंस का केलर फैमिली का पड़ोसी है, नेबर थे मिस्टर एंड मिसेस लुबे। ये थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी जानते थे, तो इसके कारण वो केट केलर को ये विश्वास दिलाया है कि उनका जो बेटे हैं एस्ट्रोलॉजी के दौरान ये केट केलर को यही विश्वास दिलाया है कि उनका जो एल्डर सन है लैरी, वो अभी तक जीवित है, वो लौट के आएंगे, उसका डेथ नहीं है। तो इसीलिए सबको पता था कि लैरी मर गया है, लेकिन केट के लिए सिर्फ लैरी अभी तक ज़िंदा है। ओके, तो लैरी के डेथ हो जाने के बाद क्रिस, उनका जो भाई है क्रिस केलर, लैरी का जो गर्लफ्रेंड थे एन के सहारा बने थे क्रिस, और इन दोनों में प्यार हो जाते हैं। इसका डेथ हो जाने के बाद लैरी का भाई क्रिस और लैरी का गर्लफ्रेंड एन के अंदर लव हो जाते हैं और क्रिस एन को शादी करना चाहते थे। तो इसीलिए वो केलर रेसिडेंस में एन अभी न्यूयॉर्क में थे, तो क्रिस इनको प्रपोज करना चाहते थे। तो इसीलिए क्रिस ने एन को उनके हाउस में, मतलब केलर रेसिडेंस में बुलाया है, क्योंकि क्रिस एन को प्रपोज करना चाहते हैं, उनको शादी करना चाहते हैं। तो इस बात पे जो केलर का, मतलब क्रिस के फादर का तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन केट केलर ये शादी मानने में नाराज़ थे, क्योंकि इसका विश्वास है कि उनका जो एल्डर सन है लैरी, वो अभी तक ज़िंदा है। तो इसीलिए इनका गर्लफ्रेंड एन को
एन के साथ इनका जो उसका यंगर सन का शादी वो नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि इसके लिए लैरी अभी तक ज़िंदा है, तो एन को इसके लिए लैरी के लिए इंतज़ार करना उचित है। तो इसीलिए वो केट ये शादी मानने में नाराज़ थे। और अगर क्रिस और एन का शादी मान लेते हैं केट ने, तो लैरी मर गया है, ये एक तरीके से ये बात को मान लेना होगा। तो इसीलिए केट का ही सिर्फ इस शादी में केट ही सिर्फ नाराज़ थे। तो यहाँ पे और एक कहानी सामने आते हैं। एन डीवर का जो फादर है स्टीव का तो बिजनेस पार्टनर थे जो केलर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये डिफेंस का सामान मैन्युफैक्चर करते थे। कोई युद्ध विमान का इंजन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिफेक्टिव इंजन पार्ट स्टीव डीवर ने अलाउ कर दिए थे। तो इसके कारण 21 यंग पायलट्स 21 यंग आर्मीज़ मर गए थे इसके लिए, इसकी लापरवाही के लिए, क्योंकि ये कोई डिफेक्टिव इंजन पार्ट्स को वर्ल्ड वॉर 2 में अलाउ कर दिए थे। तो इसीलिए ये वो डिफेक्टिव पार्ट्स प्लेन में यूज़ किया गया था। तो इसीलिए 21 यंग जवान मारा गया था, डेथ हो गए थे। तो स्टीव लेकिन अदालत में, लेकिन कंपनी का जो ओनर है वो तो जो केलर है, तो जो केलर ने ही इनको इंस्ट्रक्ट किए थे। तो वो इंस्ट्रक्ट किए थे कि वो जो डिफेक्टिव पार्ट्स है वो अलाउ कर देने के लिए जो ही इनको बताए थे। लेकिन अदालत में जो पूरा जो दोष है वो इनके ऊपर दे दिया, और वो जो ने बताया कि उस दिन वो बीमार थे, तो इसीलिए वो इसने अलाउ नहीं किए हैं, जो अलाउ नहीं किए हैं, तो पूरा दोष स्टीव के ऊपर पड़ा। तो स्टीव डीवर को जेल के अंदर डाला गया। तो स्टीव अभी जेल में है और जो केलर बच गया। तो इसके लिए ये भी सामने आते हैं कि एन डीवर कभी कहीं स्टीव का मतलब इसके फादर का जेल जाने का बदला तो नहीं लेगा इनसे शादी करके। केलर फैमिली से उनका फादर का जेल जाने का बदला तो नहीं लेगा एन। लेकिन एन डीवर ने बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी उनके मन में नहीं है। वो सिर्फ क्रिस शिप से प्यार करते हैं और इनसे शादी करना चाहते हैं। अभी क्या होता है, जॉर्ज डीवर मतलब एन का भाई जॉर्ज, वो बहुत दिन उसके फैमिली से दूर थे, लेकिन अभी जॉर्ज आ रहे हैं और स्टीव से मतलब उनकी पिता से जेल में मिलने जा रहे हैं। तो जॉर्ज मिलने जाने के बाद उसके बाद वो केलर रेसिडेंस में आ रहे हैं। तो केट जो को बता रहे हैं, केट केलर उनके हस्बैंड को बता रहे हैं कि जॉर्ज आ रहा है और उनके पिता का मतलब स्टीव को जेल में डालने के लिए सब कुछ जो दोष है वो तुम्हें एक्यूज़ करने के लिए केट बता रहे हैं कि जो को एक्यूज़ करने के लिए जॉर्ज लौट आ रहा है। जॉर्ज आ रहा है केलर रेसिडेंस में जो को एक्यूज़ करने के लिए कि उनके बेचारे पिता को तुम जेल में फंसाए हो, जेल में डाले हो, तुम्हारी वजह से मेरे पापा अभी जेल में हैं। तो यही एक्यूज़ करने के लिए जॉर्ज केलर रेसिडेंस में आ रहे हैं। ये केट उनके हस्बैंड को बता रहे हैं। तो सच में जॉर्ज जब केलर रेसिडेंस में आया तो आके वो जो को एक्यूज़ ही कर रहे थे कि तुम जानबूझ के ये किए हो, मेरे पिता का इनोसेंस के बारे में मुझे पता है, तुम जानबूझ के मेरे बेचारे पिता को फंसाए हो। और केट केलर ने बताया है कि वो जो केलर पिछले 15 साल से कभी सिक नहीं थे, मतलब पिछले 15 साल से जो का तबीयत ख़राब नहीं हुआ है, ये केट बता रहा है। तो यही प्रूफ है कि 3 साल पहले ये अदालत में बताया था कि उनका तबीयत उस दिन ख़राब था, तो इसीलिए स्टीव को जेल में डाला गया था। तो यही प्रूफ है कि ये झूठ कहा था, कि स्टीव को फंसाने के लिए ये झूठ कहा था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इनका जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो बहुत ही लाभवान हुआ था, क्योंकि ये एक डिफेंस कंपनी था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑब्वियसली डिफेंस का बहुत ही यूज़ हुआ था। तो इसीलिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इसका कंपनी बहुत ही प्रॉफिट का मुख दिखे थे। तो इसी प्रॉफिट के वजह से वो इसके लिए जो के लिए
21 यंग जो आर्मीज़ है उनका डेथ हो गया था। तो इसका प्रूफ तो हो गया कि जो ही एक्चुअल कल्प्रिट है और स्टीव को फंसाने के लिए ही वो झूठ कहा था। तो ये प्रूफ पाने के बाद, ये प्रूफ हो जाने के बाद क्रिस केलर, जॉर्ज तो चला गया केलर रेसिडेंस से, लेकिन क्रिस मतलब जो का यंगर जो सन है क्रिस ने पिता का, उसके जो पिता के लिए, उसके फादर के लिए, यंग पायलट्स का, यंग जो सोल्जर्स का, आर्मीज़ का डेथ हो गया। तो इसके लिए ये बहुत ही उसके फादर के ऊपर नाराज़ हो गया, बहुत शॉक्ड हो गया कि इस प्रॉफिट के वजह से, थोड़ा सा प्रॉफिट के वजह से उसका फादर के लिए इतना बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो इसीलिए क्रिस बहुत शॉक्ड हुआ और वो कहीं दूर ड्राइविंग में चले गए। अभी यहाँ पे जॉर्ज और स्टीव, जॉर्ज उसका जो सिस्टर है एन, उनको बता रहे हैं कि तुम क्रिस से शादी मत करो, क्योंकि स्टीव मतलब उसका फादर और वो खुद कोई भी नहीं चाहते हैं कि एन क्रिस से शादी करे, सॉरी। तो क्योंकि जॉर्ज ये उसका सिस्टर को बता रहे हैं कि तुम क्या ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहोगे कि जिसका पिता तुम्हारे पिता को फंसाया है, तुम्हारे पिता जिसके लिए जेल में गए हैं, उसके बेटे को क्या तुम शादी करना चाहोगे? लेकिन एन ने क्या किया, तो जॉर्ज का ये जो प्रपोज़ल है, मतलब शादी ना करने का जो प्रपोज़ल है, वो रिजेक्ट कर दिया। और एन ने बता रहे हैं कि मैं क्रिस के बिना नहीं जी सकती, मैं क्रिस से ही शादी करूँगी। लेकिन केट मतलब क्रिस का जो माँ है केट, वो अभी भी इन दोनों का शादी नहीं मान रहे हैं। तो एन को इसको राज़ी कराना होगा कि इन दोनों की शादी के लिए क्रिस के साथ वो शादी करना चाहते हैं, तो इसीलिए केट को राज़ी कराना होगा एन को। तो इसीलिए एन के पास एक लेटर था जो लैरी ने उसके डेथ हो जाने के कुछ समय पहले एन को लिखे थे। जो लेटर मतलब सारे दुनिया को तो पता है लैरी का डेथ हो गया था, लेकिन केट का विश्वास है कि वो अभी तक ज़िंदा है। तो यही विश्वास को ब्रेक करने के लिए एन ने एक लेटर एन ने दिया, केट को दिखाया, जिस लेटर लैरी ने एन को भेजे थे लैरी का डेथ के कुछ समय पहले। तो उस लेटर को क्रिस उसके बाद वाला दिन, मतलब जिस दिन वो गाड़ी लेकर कहीं दूर ड्राइविंग में निकल गया, तो उसके बाद वाला दिन क्रिस ने लौट के आया। तो उसके बाद एन ने जो लेटर केट को दिया वो क्रिस ने मतलब ज़ोर से पढ़ा। तो उस लेटर में क्या लिखे थे, लैरी ने उस लेटर में क्या लिखे थे कि लैरी को पता चल गया है कि उनका जो पिता है, उनका फादर जो के कारण जो डिफेक्टिव एरोप्लेन पार्ट्स को अप्रूव किया, तो इसीलिए उनके लिए ही 21 यंग आर्मी का डेथ हो गया है। वो लैरी को पता चल गया है कि इसके पीछे उसका फादर का हाथ है। तो मतलब जो के लिए, मतलब उसका फादर के लिए 21 पायलट्स का, 21 यंग सोल्जर्स का डेथ हो गया है। इतना बड़ा गिल्ट लेके वो ज़िंदा नहीं रह सकते हैं। मतलब उनके फादर के कारण इनका गिल्ट फील हो रहा है, तो इसीलिए वो लैरी भी ये गिल्ट लेकर नहीं जी सकते हैं। तो इसीलिए वो भी सुसाइड करने जा रहे हैं, वो भी सुसाइड करेंगे। तो यही लेटर एन को भेजे थे लैरी इनका डेथ होने का कुछ समय पहले, एक दिन पहले। तो ये क्रिस ने सबके सामने पढ़ा, जो ने भी सुना। तो जो केलर का अभी तक विश्वास थे कि उनके लिए 21 यंग सोल्जर्स का तो डेथ हुआ, लेकिन कम से कम उसका जो सन है, जो उसका जो खुद का एल्डर सन है, उसका डेथ के पीछे इनका हाथ नहीं था। अभी तक जो को इतना ही पता था, लेकिन अभी इस लेटर जब सामने आया तब जो को ये भी पता चल गया कि उनका एल्डर सन का, मतलब उनका खुद का बेटे का डेथ के पीछे भी कहीं ना कहीं इनका ही हाथ है। तो इसीलिए वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो गया, वो बहुत ही डिप्रेस्ड हो गया। और जो क्या किया, एक कमरे में खुद को बंद किया, गन उठाया और खुद को गोली मार दिया, और ऐसे जो का डेथ हो जाते हैं। तो अभी केट का, मतलब जो का फ्रस्ट्रेशन के लिए वो सुसाइड करते हैं, खुद का फ्रस्ट्रेशन के लिए। जब वो सुना,
वो लेटर से जब वो सुना कि उसका एल्डर सन का डेथ के पीछे कहीं ना कहीं उनका ही हाथ है। तो वो इसके लिए जो 21 सोल्जर्स का जो डेथ हुआ था, और लैरी का तो डेथ हुआ था इनके वजह से, और उसके साथ साथ जो 21 सोल्जर्स का भी डेथ हुआ था वो सारे लैरी के जैसा ही जो का सन थे। तो इसीलिए ऑल माई सन्स नाम यहाँ पे रखा गया है। ऑल माई सन्स का जो टाइटल है वो यहाँ पे ही इसका सिग्निफिकेंस है। तो अभी क्या किया, इसका जो वाइफ केट को अभी पता चल गया कि ये सच में डेथ हो गया है इनका। तो केट वो मान लिया और इन दोनों का शादी में वो राज़ी हुआ, वो हाँ किया। तो केट कहते हैं क्रिस और एन को यहाँ से बहुत दूर कहीं चले जाके अपना फैमिली शुरुआत करके। तो ऐसे ही ये जो प्ले है वो ख़त्म होते हैं यहाँ पे। तो आपका जो नॉलेज है, आपके नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ कि ऑल माई सन्स एक सच कहानी के ऊपर बेस्ड करके लिखा गया है। मतलब आर्थर मिलर का जो मदर इन लॉ है वो एक न्यूज़पेपर के इंटरव्यू में बताया है कि आर्थर मिलर का सेकंड प्ले ऑल माय सन्स एक सच कहानी के ऊपर बेस्ड करके लिखा गया है। मतलब ये पूरा एक रियल स्टोरी है। ओके, मैं शुरुआत में बताए थे कि कुछ साइड कैरेक्टर्स भी है, वो मैं स्टोरी बताने के बाद बता दूंगी। तो ये एक साइड कैरेक्टर तो आ गया था मिस्टर एंड मिसेस लुबे। तो ये नंबर 1 साइड कैरेक्टर थे। नंबर 2 है डॉक्टर बेलिस, डॉक्टर जिम बेलिस। डॉक्टर जिम बेलिस है केलर फैमिली का एक क्लोज़ फ्रेंड, बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड, जो प्रोफेशन में एक वेल एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर है। जो उनका डॉक्टर जिम बेलिस उनका शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत परेशान है, खुश नहीं है। तो इनका जो ज़्यादातर स्पेयर टाइम है वो बिताते हैं कहाँ पे, केलर रेसिडेंस का जो बगीचे है वहाँ पे। शुरुआत में जो इस प्ले का जो ओपनिंग सीन है वहाँ पे मैं बताए थे कि जो केलर केलर रेसिडेंस के बगीचे में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो इनके साथ ये भी थे, डॉक्टर जिम बेलिस भी इनके साथ बगीचे में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो नंबर 3 जो कैरेक्टर है वो है स्यू बेलिस। स्यू बेलिस कौन है? डॉक्टर जिम बेलिस का वाइफ होते हैं स्यू बेलिस। ये एक काइंड वुमेन होते हैं, लेकिन ये भी जो जिम के तरह ही स्यू बेलिस भी केलर फैमिली का क्लोज़ होते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा केलर फैमिली से नाराज़ थे। क्यों नाराज़ थे? क्योंकि इसको लगता है उनके हस्बैंड जिम बेलिस को क्रिस ने इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इसीलिए स्यू बेलिस थोड़ा सा केलर फैमिली से नाराज़ थे, लेकिन ये दोनों ही केलर फैमिली का क्लोज़ फ्रेंड थे। ठीक है, तो यही थोड़ा सा कुछ साइड कैरेक्टर्स है जो कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान लेना चाहिए। अगर एग्ज़ाम में पूछते हैं कि ऑल माई सन्स प्ले का टाइटल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टोरी बताने के समय बीच में। और एक बार बोल रही हूँ कि जो केलर का जो डिफेक्टिव पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसको अप्रूव करने के लिए डायरेक्टली जो 21 यंग सोल्जर्स का डेथ हुआ था, 21 यंग सोल्जर्स का वो डेथ के पीछे डायरेक्टली इनका हाथ था। और लेटर को एन के पास जो लेटर थे लैरी का लिखा हुआ, तो वो सामने आ जाने के बाद हमको ये भी पता चल गया कि लैरी का मतलब उसके खुद का बेटे का डेथ के पीछे भी कहीं ना कहीं, डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनका फादर का ही हाथ था, जो किलर का ही हाथ था। तो लैरी का डेथ के पीछे ही भी इसका हाथ था कहीं ना कहीं। और वो जो 21 जवान जो मारा गया था, मतलब डेथ हो गया था, उनके डेथ के पीछे तो डायरेक्टली इनका हाथ था। तो वो 21 यंग सोल्जर्स भी लैरी के जैसे ही, इनका बेटे जैसे ही थे। लैरी तो इनका बेटे है, लेकिन 21 वो यंग सोल्जर्स भी इनका बेटे जैसे ही थे, लेकिन वो सारे इसके लिए डेथ हो गया था इन सबका। तो यहाँ पे ही ऑल माई सन्स सारे ही उनका बेटे जैसे ही थे। तो यहाँ पे ही ऑल माई सन्स जो टाइटल है यहाँ पे ही ये सिग्निफिकेंट है। तो ये आप खुद के लैंग्वेज पे लिख सकते हैं।
तो यही एक बेसिक स्टोरी था, यही एक बेसिक समरी था। ये अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आप एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए आप आसानी से अपनी लैंग्वेज में आंसर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में ग्रेजुअली मैं अपलोड करूँगी, अगर कोई नोट्स का ज़रूरत होते हैं तो, या फिर दूसरा कोई टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प हुआ तो आप ज़रूर वीडियो को लाइक, शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।